नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और के न्यूज के खास कार्यक्रम देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे मोदी का मिशन लेकिन धामी का विजन। उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय और योजनाओं के सटीक नियोजन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गति शक्ति योजनाओं की तर्ज पर राज्य गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार करने जा रहे हैं। अगले 6 महीने के भीतर इस प्लान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का विजन रखते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रदेश को आगे बढ़ाने की चर्चा की है। धामी का संकल्प है कि आने वाले समय में उत्तराखंड की जीडीपी 5 सालों में दोगुना करने का विजन लेकर चलना उनका लक्ष्य है और जिसमें धामी प्रदेश के सभी पर्यटक स्थलों को दुरुस्त करना और साथ ही रोड कनेक्टिविटी में सुधार लाना सबसे बड़ा लक्ष्य रखा हुआ है। और विकास की योजनाओं को लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों से भी इस दौरान मुलाकात की। 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक होने के सपने को साकार करने हेतु उत्तराखंड 2025 और 2030 का दृष्टिपत्र तैयार किया जाना लगभग तय है। 22 सालों के इस राज्य को अब तक पलायन, बेरोजगारी और कर्ज के बोझ में दबते काफी समय हो चला है। अगर पीएम मोदी और सीएम धामी का जो लक्ष्य है राज्य का गति शक्ति मास्टर प्लान पकड़ लेता है तो उत्तराखंड आने वाले समय में देश का उभरता हुआ राज्य साबित होगा। आज इसी को लेकर विस्तार से बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज की हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट पर। प्रदेश की जनता ने एक बार फिर भाजपा पर विश्वास कर सत्ता में काबिज रखा। वही इस लक्ष्य को भी पूरा करने की चुनौती प्रदेश के मुखिया के कंधों पर है, जिसको लेकर 2025 तक अपना विजन पूरा करना और आगे तक का विजन भी तैयार है। जो प्रदेश में आर्थिक स्थिति और रोजगार को लेकर राज्य का विकास होना ऐसे बड़े कदम है जिनको आगे पूरा करना है, जिसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। कई योजनाएं प्रदेश में पूरी हो चली हैं तो कई जल्द ही पूरी हो जाएंगी, जो प्रदेश की गति बढ़ाने में सहयोग करेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में मंत्री परिषद की बैठक जो हमारी प्रत्येक 3 माह में होती है, उसमें पूरे राज्य का एक विजन, एक खाका उसमें उस पर चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सारे क्षेत्रों में, चूँकि उत्तराखंड की धरती से उनका बेहद लगाव है, उनका सभी में मार्गदर्शन मिला है और हमने 2025 जो हमारे राज्य का स्थापना वर्ष होगा, स्थापना वर्ष में 25वां स्थापना वर्ष जो रजत जयंती वर्ष होगा, उस वर्ष के लिए जो हमने रोड मैप बनाया, उस रोड मैप को वहाँ पर रखा है कि हर क्षेत्र में हम कैसे एक श्रेष्ठता प्राप्त करें, कैसे हम आगे जाएं, कैसे हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हों। अब कांग्रेस को लगता है कि धामी का यह बयान एक हास्य बयान है, जो अब तक प्रदेश को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी रुकावट है। प्रदेश के ऊपर चढ़ता कर्ज है, जिसको सरकार उतारने की बात नहीं सोच रही। वह प्रदेश के लिए कैसे भला कर पाएगी? जो सोच लेकर धामी निकले हैं, उसके लिए और भी कर्ज लेकर प्रदेश को नीचे ले जाने की कोशिश भाजपा कर रही है। अब तक प्रदेश का कर्ज ही 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। यह गहरा चिंतन मंथन है, जिससे निकलना बेहद जरूरी है। अगर इस लक्ष्य को धामी कर पाते हैं पूरा, तो यह प्रदेश के हित के लिए अच्छी पहल होगी। जीडीपी दोगुना तभी होगी जब कर्ज खत्म होगा। तक मुझे जानकारी है, इस राज्य के अंदर 2017 के बाद जो है राज्य पर जो कर्ज है वो लगभग दुगने से भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि अभी तक इस राज्य के ऊपर जो टोटल कर्ज था वो 35,000 करोड़ का कर्ज था, जिसमें कि हम सिडकुल का और तमाम अवस्थापना के कार्य पिछली सरकारों में इस राज्य में हुए और ये 2017 के बाद अब 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है।
तो और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो 5 साल में जो है जीडीपी को दोगुना बनाएंगे, तो ये मंत्र उन्हीं को पता होगा और आने वाले समय में ये पता लगेगा कि वो कैसे जीडीपी बढ़ा पाएंगे। लेकिन मुझे इस सरकार का कोई ऐसा इरादा और ऐसी कोई कार्य प्रणाली और ऐसा बढ़ाने, जीडीपी को 5 सालों में दोगुना करने का लक्ष्य लेकर निकले हैं, तो यह एक सराहनीय कदम होगा। हिमालयी राज्य है और उत्तराखंड में मात्र जनजीवन ही यहाँ का बेहद कठिन नहीं है, बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ का सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय भी उसी तरीके से कठिन है। उसकी चुनौतियाँ भी उतनी बड़ी है, क्योंकि उत्तराखंड में पर्यावरणीय बंदिशें तो हैं ही, साथ में संसाधन भी बेहद सीमित हैं, क्योंकि ये आपदा कब आ जाए, कब कौन सी चीज उत्तराखंड को पर्यावरण प्रभावित करे, ये तमाम सारी चीजें रहती हैं। राजेश वर्मा की रिपोर्ट। करने वाले कई खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में जुड़ेगा और सबसे पहले आपको उन मेहमानों से रूबरू करवाते हैं। आज हमारे साथ में रविंद्र कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी का मिशन है, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड पर कर्ज का बोझ है, आप 5 गुना जीडीपी आगे बढ़ाने को लेकर कैसे सपना देख सकते हैं? क्या आपका जो विजन तो है, लेकिन उस किस रास्ते पर चलकर आप उस मिशन तक पहुंचेंगे? मैं चाहती हूँ कुछ हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, जिस प्रकार से 2025 में हमारे 25वां स्वराज्य जयंती मनाएंगे हम इस प्रदेश की 25 साल पूरे होने पे, तो ऐसा एक लक्ष्य है जब धामी जी की नेतृत्व में यहाँ पे सरकार रही, तो उसी समय से इस प्रयास को लेके संकल्प लिया गया था कि आने वाले समय में जो है इस प्रदेश की उन्नति के लिए जो है जो भी कदम उठा जा सकेंगे वह उठाए जाएंगे। इस पे सबसे अच्छा विषय एक और ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार उत्तराखंड के लिए उनके लिए जो है वो प्रयासरत है कि किस तरीके से इस प्रदेश को एक उन्नत प्रदेश बनाया जा सके और पूरे देश में
या इस प्रदेश के कर्ज कम करने के लिए हम कैसे इन अवसरों को जो है अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, ये आने वाले वक्त में जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार एक नए विजन के साथ जो है आगे बढ़ रही है और इस पे पीएम का जो गति शक्ति मास्टर प्लान है, इसमें एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा आने वाले इस प्रदेश के लिए। जिस प्रकार से देखिए लगातार रोडों की कनेक्टिविटी चल रही है, कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन ले जाने का काम हो रहा है, जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटक स्थलों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से आज मैं देख रहा था कि एक जो है हरिद्वार ऋषिकेश में जो है योग वेलनेस पंचक्रम सेंटर था, जिस का एक उसको जो है पोर्टल के रूप में आयुष पर्यटन व पर्यटन विभाग मिलकर इस पे जो है काम कर रहे हैं, जिससे विदेश से आने वाले जो नागरिक हैं जो है यहाँ पे आएंगे और पंचक्रम और अपने आयुर्वेद के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ और अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए। और जिस समय क्या होता है कि जब विदेशों से जो लोग आते हैं उनको अगर अच्छी सुविधाएं, अच्छी चीजें जब मिलेंगी तो जरूर इस प्रदेश की इनकम बढ़ने में एक सहारा मिलेगा। ठीक है, यानी बेसिकली आपने वही मुख्यमंत्री की बात कही ना कि पर्यटन स्थलों पर अगर आप बेहतर चीजें करेंगे तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और कनेक्टिविटी, यही मुख्यमंत्री ने भी अपने उस पर कहा है। लेकिन देखिए ये दो बड़ी चीजें हैं जिन पर मुझे लगता तीर्थ यात्रा के रजिस्ट्रेशन किए। अभी कल ही हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की ये बात कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा की। कांवड़ यात्रा में अब तक 7 से ज्यादा कांवड़िए बेचारे अपनी जान गंवा चुके हैं और जो है कल ही वहां पर आग लगी वहां पर। तो इस प्रकार की इनकी व्यवस्था, ये किस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा देंगे, किस प्रकार की कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर सीधी जो है गुजरात की कंपनी आके सीधे सीधे भ्रष्टाचार कर रही है, वैज्ञानिक से सड़कें नहीं बनाई जा रही है, गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो आप देखिए भ्रष्टाचार की चरम सीमा इस राज्य में है और ये केवल बयानबाजी, चाहे इनके प्रधानमंत्री हो, अन्य राज्यों से आए हुए मुख्यमंत्री यहाँ प्रदेश को बरगलाने का काम कर रहे हो। यानी आपको लगता है कि राज्य गति का जो मास्टर प्लान है ये गति नहीं पकड़ पाएगा? देखिए गरिमा जी, गति तब पकड़ेगा ना जब ये ईमानदार होंगे, जब इनकी वास्तव में दृष्टि होगी या कोई नीति होगी। इनकी केवल एक ही नीति है, बाहर की कंपनियों के द्वारा जो है राज्य में पैसा बनाया जाए, पार्टी का फंड इकट्ठा किया जाए, यहाँ से माल बटोर के दिल्ली जाया जाए। इनकी दृष्टि है खनन माफियाओं के साथ। आपने देखा मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे सीधे खनन में किस तरीके से इन्वॉल्व था। मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र लिखा गया, खनन के ट्रक को छुड़ाने के लिए इनके पीआरओ ने पत्र लिखा और दिखाने के लिए जब हो अल्लाह विपक्षी दलों ने मचाया, समाचार मीडिया ने मचाया, तो इन्होंने उसको जो है हटाने का दिखावा किया और 1.5 महीने बाद फिर रख लिया। तो इस प्रकार से इनकी दृष्टि है। और आप देखिए, मैं इनकी दृष्टि की 2 मिनट आप मुझे और दें। आप देखिए स्वास्थ्य सेवाओं में आप देख रहे हैं, यहाँ मात्र शक्ति का गरिमा हल्द्वानी के अंदर अस्पताल के बाहर
बेचारी गर्भवती महिला जो है जन्म देती है बेटी को। ठीक है, यानी आपको लग रहा है ना कि जो बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं कर पा रही है सरकार, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं? जच्चा बच्चा दोनों जान गंवा देते हैं। ठीक तो है, इस प्रकार की इनकी दृष्टि इस राज्य के अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और भी मेहमान हमारे साथ में, उनकी भी एक एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हेमा भंडारी जी बनी हुई हैं, लेकिन अभी अभी हमारे साथ में मनोज ध्यानी जी जुड़े हैं, अर्थशास्त्री हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है, आपके पास आएंगे, आपकी राय जानेंगे। उससे पहले हेमा जी के पास चलते हैं। हेमा जी, अभी आपने सुना, एक तरफ रविंद्र जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने एक विजन देखा है और मिशन को पाने के लिए उसी विजन पर आगे बढ़ रहे हैं, और कांग्रेस को ये लग रहा है कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है, जीरो टॉलरेंस की सिर्फ बात हो रही है, और मिशन भले ही बना लिया गया हो लेकिन इस मिशन को पाने के लिए जो विजन है वो ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार में संलिप्त भला लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे? क्या आप इस बात से सहमत हैं? कुछ कहना चाहेंगे आप इन सब पर? हेमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें आप। हेमा जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही, आपके पास हम लौटेंगे और आपकी पूरी बात को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाला की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। दौर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं, जैसे सर्वकॉम। पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। सर्वकॉम रखे सब कंट्रोल में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के मिशन और धामी के विजन को लेकर, जिस पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ में हेमा भंडारी जी लगातार बनी हुई। हेमा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? हेमा जी, आपकी आवाज आ रही है? जी बोलिए, बोलिए, अपनी बात पूरी करिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। गरिमा जी, देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्य में गति शक्ति मास्टर प्लान की जो योजना तैयार की है उसका हम स्वागत करते हैं, परंतु साथ ही साथ हम धामी सरकार को का ध्यान उन योजनाओं की तरफ ले जाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं जहां स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट रोड का सपना दिखाया गया था, लेकिन 3 साल बाद भी स्मार्ट रोड का आकार लेती नजर नहीं आ रही है।
और सिर्फ यही नहीं, कई जगह तो काम भी शुरू नहीं हुआ है, और जहां पर काम हुआ है वहां देखिए अधूरा जो काम पड़े हुए हैं, बरसात के समय में वहां पर चल भी नहीं सकते हैं। वहां के स्थानीय निवासियों के लिए कितनी समस्या हो रखी है, और स्मार्ट सिटी का नाम दिया जा रहा है। मोदी सरकार चाहे रोजगार योजना हो, चाहे बुलेट ट्रेन का सपना हो, चाहे उज्ज्वला गैस की योजना हो, जब तक देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात को छोड़कर जनता के मन की बात नहीं सुनेंगे, तब तक केंद्र सरकार की कोई भी योजनाएं धरातल पर नजर नहीं आएंगी। और तो धामी जी ने कहा है कि 5 वर्षों में उत्तराखंड में जीडीपी को दुगना करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, तो धामी जी पहले ही बताएं कि पलायन, बेरोजगारी और कर्ज में डूबते हुए उत्तराखंड को पार कैसे लगाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। और सबसे पहले धामी सरकार अपने जो है अफसरशाही पे लगाम लगाए। जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार भ्रष्टाचार चरम पर है, आप देखिए जो नितिन गडकरी जी ने रोड तो बहुत अच्छी बनाई है, हम बहुत जल्दी देहरादून पहुंच जाते हैं, लेकिन हरिद्वार से देहरादून का रास्ता बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जो उसमें आप देखिए जो रोड बनाते समय जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो रोड दबती हुई नजर आ रही है। एक बारिश आ गई है, रोड टूटती और दरारें पड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये अपने अफसरशाही पर, भ्रष्टाचार पर जब तक लगाम नहीं लगाएंगे, तब तक यहाँ उत्तराखंड एक तो कर्ज से बाहर नहीं निकल पाएगा, और उत्तराखंड कर्ज में लगातार डूबा रहेगा, और भ्रष्टाचार में कोई भी इनकी योजना सफल होने वाली नहीं है। ठीक है, देखिए आपने अपने जवाब की शुरुआत ही इससे की थी कि उनका मिशन तो ठीक है, लेकिन मिशन पर चल पाने का जो विजन है वो ठीक नहीं है, ईमानदार नहीं है अफसर, इसी के चलते कहीं ना कहीं कमी हो रही है, और आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार जो है वो पूरी तरह से इस मिशन पर हावी हो रहा है। थपलियाल साहब आप बताइए, अभी हेमा जी कह रही है कि मिशन ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, ईमानदारी से काम नहीं हो रहा, जिसके चलते जो सपना देखा है वो सपना पूरा नहीं होने वाला। क्या आपको भी लगता है कि ठीक मिशन के साथ में काम हो रहा है, और क्या पुष्कर सिंह धामी का विजन इस पर आगे बढ़ पाएगा? मैं तो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी में लाएं। जिस तरह से रुपया गिरता जा रहा है, पूरा देश चिंतित है। जिस तरह से आपकी जीएसटी ने हमारे खाने पीने पे भी तुमने जीएसटी लगा दी है, जिस महंगाई की मार से आपने हमें पीड़ित कर रखा है, हे प्रभु, हे भगवान, आप राज्यों की चिंता छोड़कर आप इस देश की चिंता करिए। और जहां तक सवाल है मेरे मुख्यमंत्री का, ये मुख्यमंत्री तो अगर उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, धड़ाम से यहाँ उन्होंने बोला नई शिक्षा नीति, धड़ाम से नई शिक्षा नीति। प्रधानमंत्री ने बोला कि भाई यहाँ पे मेरा मिशन विजन मास्टर प्लान का, धड़ाम से मास्टर प्लान। अरे तुमको 12 साल हो गए इस राज्य को संचालित करते हुए, और तुमने कभी बोला कि इस राज्य को हम ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे? आपके महामहिम जो इस समय महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, वो जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने बड़े जोर से कहा था 2002 में, जब शुरुआती दौर में, ये प्रदेश ऊर्जा प्रदेश बनेगा। अरे तुम हमारी संपत्तियों को उत्तर प्रदेश के जबड़े से छुड़ा नहीं पा रहे हो, हमारी बिजली को अभी भी यूपी खा रहा है, हमारी जो पानी पे है अभी भी यूपी कंट्रोल कर रहा है। मेरी समझ से परे है कि तुम्हारा विजन क्या है, तुम्हारा विजन जो एक्शन तुमने जमीन में करना चाहिए था, रोजगार के लिए त्राहिमाम कर रहा है उत्तराखंड का यो तमाम माफिया का चंगुल में फंसा हुआ उत्तराखंड को कोई माई का निकाल नहीं सकता। क्या हमें बेवकूफ बनाते बनाते तुम एक राजधानी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे? इस राज्य की बिना राजधानी का राज्य असंवैधानिक होता है। कभी तुमने कहा कि इस राज्य का पानी और जवानी पहाड़ के काम आएगा? अरे जवानी हमारी रो रही है खून के आंसू, और तुम्हारा पानी, हम पानी को छू भी नहीं सकते। एनजीटी का जो ऑर्डर है, अगर माई का लाल है तो हमें अपने जंगल दिला दो, हम अपना विकास अपने आप कर लेंगे, लेकिन हमें अपने संसाधनों पे अधिकार दिला दो। यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री, हमें बेवकूफ बनाते बनाते तुमने कभी स्मार्ट सिटी के नाम पे आज उत्तराखंड के देहरादून शहर को नरक बना दिया है। हमारा जो एक ऐतिहासिक परेड ग्राउंड था उसके कत्ल कर दिया तुमने, ऐतिहासिक परेड ग्राउंड का। तुम माफ करने लायक नहीं हो। तुम अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए शब्दों के जाल को, देव तुल्य जनता को बेवकूफ बनाने का काम बंद करो, नहीं तो इनका अभिशाप तुम्हें 6-7 जन्म तक भी शासन नहीं करने देगा। किस तरह की बातें कर करके, चुपड़ी बातें करके हमें हमारे सब कुछ छीन लिया। अब उसके बाद तुम बात करोगे, तुम यहाँ पे वो करोगे। ठीक है थपलियाल साहब, मैं बहुत ही दुखी हूँ
इनके इन शब्दों के जाल से कहां गई बुलेट ट्रेन, कहां, हु आर यू 2025 से 2030 की बात करने वालों? तुम कैसे 2030 में 2025 में ऐसा बनेगा? अरे तुम अपने इस राज्य को जिस तरह से हम लोग यहाँ पे जो स्थिति हो रखी है उसके डे टू डे के उसमें सुधार नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, यानी थपलियाल साहब आज आपने एक शब्द का प्रयोग आप अमूमन करते हैं मेरी ज्यादातर डिबेट्स में, आज आपने वो शब्द नहीं बोला, लेकिन कहने का मतलब आपका वही था ना कि प्रयोगशाला बना दिया है प्रदेश को। जब भी कोई नया एक्सपेरिमेंट करना होता है तो उत्तराखंड पर ही कर दिया जाता है। ठीक है, आपकी बात का हम जवाब लेंगे रविंद्र जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में मनोज ध्यानी जी हैं, अर्थशास्त्री जी। मनोज ध्यानी जी, आपका बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। अभी आपने सुना होगा लगभग सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ता आज हमारी इस चर्चा में बैठे हुए हैं। देखिए, राजनीतिक दलों के प्रवक्ता एक दूसरे पर अगर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे तो ठीक है, लेकिन आप क्योंकि अर्थशास्त्री हैं, आप इस चीज को बेहतर समझते हैं। प्रधानमंत्री का एक मिशन है कि इस राज्य में राज्य गति मास्टर प्लान लगाया गया है, क्योंकि उत्तराखंड में विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पिछड़ चुका है, कर्ज के बोझ में डूब गया है। क्या जो प्लान है प्रधानमंत्री का, जो मिशन है प्रधानमंत्री का, उस पर जो विजन है सीएम धामी का, आपको लग रहा है कि जो बड़ी सी बात कह दी गई है 5 सालों में जीडीपी को दोगुना कर देने की, उस पर जिस विजन के साथ चल रहे हैं, क्या इतना काफी है? क्योंकि कर्ज के बोझ में उत्तराखंड डूबा हुआ है। एक बच्चा जो जन्म लेता है उस पर भी 75,000 से ज्यादा का कर्ज है उत्तराखंड में। ऐसे में 5 सालों में जीडीपी दोगुनी करना और सिर्फ अगर जो वजह दी है वो है कनेक्टिविटी और पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाएंगे, क्या इतने से काफी हो जाएगा? पहली बात तो मैं K9 न्यूज को अपना धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ कि एक गंभीर विषय जो अर्थशास्त्र का विषय है उस पर आप चर्चा करा रहे हैं, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। अर्थशास्त्र ही मुख्य कड़ी है किसी भी राज्य इकाई, किसी राष्ट्र की इकाई की। रीड एवरीथिंग। मैं सीधे मुद्दे पे आऊंगा। हमारी 2014-15 केंद्र में सरकार में बदलाव आया तो देश की जो हमारा जीडीपी रही है, जिसकी बात होती है जिसको दुगना किया जाएगा, वो 1,61,139 करोड़ रहा है। 1,61,139 करोड़। और 2019-20 का अगर आंकड़ा देखें आप तो वो 2,53,666 करोड़ हो चुका है। अब क्या इस बीच में जो दर रही, ग्रोथ रही, वो कितनी रही? तो अगर वो औसतन हमने देखें तो 6.9% औसतन ग्रोथ 2014-15 से 2019-20 तक अभी तक हमारे को मिली है। और यही 2004 से हमारा लगातार इस तरीके की ग्रोथ हमारे को देखने को मिली है। अगर मैं पिछले 2014-15 से 2019-20 तक अगर प्रत्येक वित्त वर्ष का अगर आंकड़ा गिनाऊं तो लगभग 8.29% 2014-15 में, 2015-16 में 9.74%, उसके बाद उठी ग्रोथ और वो पहुंची 10.14% और 12.72%। लेकिन फिर 2018-19 और 2019-20 में गिरावट आई है उसमें, और 2020-21 में भी वही सिनेरियो रहा। प्रोबेबली उसके कुछ कारण कोरोना के भी रहे हैं, बहुत सारे रहे हैं। तो सब कारणों को देखते हुए अब चूंकि एक लक्ष्य सरकार निर्धारित कर रही है और वो चाहती है, उसका कथन करना है कि वो 2 गुना जीडीपी का लक्ष्य, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2 गुना लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं। सबसे पहले ये देखना होगा क्या उत्तराखंड राज्य जिसका गठन 2000 में हुआ और आज 2022 में, इन 22 वर्षों में कोई ऐसा पीरियड रहा जिसमें 5 साल का पीरियोडिसिटी की बात हो रही है, लेकिन कोई ऐसी पीरियोडिसिटी रही जिसमें 2 गुनी होगी। अगर इसका आकलन करना चाहें तो ऐसा कालखंड आया है उत्तराखंड के बीच में। और उत्तराखंड में जो 2005 वित्त वर्ष 2005 से 2012 तक, वित्त वर्ष 2012 तक जो सकल घरेलू उत्पाद था 2005 में 24.786 करोड़ था,
वो बढ़कर 60,398 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो यानी 2 गुनी ग्रोथ हुई, लेकिन पीरियोडिसिटी जो है 2005 से 2012 था, जो 7 वर्ष की पीरियोडिसिटी थी। और उस 7 वर्ष की पीरियोडिसिटी में जो नेतृत्व जिसने उस ग्रोथ को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की थी, उसमें मुख्यमंत्री जो स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी 2002 में जिनका सत्ता जिन्होंने संभाली थी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, उनका बड़ा जो दूरदृष्टि थी, उनका अनुभव था, वो पूरा का पूरा उन्होंने उकेर के लेके आए। और उसके बाद जनरल खंडूरी जी जो सत्ता में आए थे, बीच में उनको फिर निर्वाचित होना पड़ा, फिर दोबारा आए। लेकिन ये 2 शख्सियत ऐसी रही जिनके ये कहा जा सकता है कि दी बेस्ट अगर चीफ मिनिस्टर्स अगर उत्तराखंड को कोई मिले हैं तो वो तिवारी जी, और ये सर्वेस के माध्यम से हुआ था कि खंडूरी जी रहे थे। तो उस कालखंड में 7 वर्ष की पीरियोडिसिटी में उत्तराखंड को 2 गुनी ग्रोथ मिली। और उस दौरान पे जो सकल घरेलू उत्पाद का हमारा ग्रोथ का प्रतिशत, विकास का प्रतिशत था, वो था 13.7% कंपाउंडेड, यानी पहले रहा है का था। और इस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के आधार पे ये कहा जा सकता है कि अगर लक्ष्य निर्धारित हो तो लक्ष्य किया जा सकता है। लेकिन सवाल ईमानदारी का है, सवाल इस बात का है कि कैसे करेगी सरकार, कैसे करना चाहेगी। अब मैं अगर थोड़ा सा आप समय दें तो मैं थोड़ा बाइफरकेशन जरूर देना चाहूंगा कि कृषि क्षेत्र, हमारे जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो 10% हो रहा है। और जो हमारी इंडस्ट्रीज है, जो हमारे उद्योग हैं, चाहे वो हरिद्वार के सिरपुर क्षेत्र में हो, चाहे वो कुमाऊं मंडल के हमारे उधम सिंह नगर के क्षेत्र में हो, या सेलाकुई का यहाँ देहरादून का क्षेत्र हो, तो जो हमारा काशीपुर वगैरह में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा है, उसे उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 52%, ठीक है ना, 52% मिली है। तो इंडस्ट्री से ग्रोथ जो है, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है 52%। यानी मनोज जी आप यानी यही कहना चाहते हैं ना कि बहुत से ऐसे और क्षेत्र हैं जिन पर काम किया जाए अगर ठीक ढंग से, तो इस जो मिशन है उसको पूरा किया जा सकता है ना? यानी आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। ये बात बात जो रखना चाहता हूँ, जी जल्दी से बोलिए। जो सेवा क्षेत्र जो है हमारा 38% सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कर रहा है। अब इंडस्ट्री सकल मतलब जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसमें ऑलरेडी एक बहुत बड़ी ग्रोथ आ चुकी है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ऑलमोस्ट सैचुरेशन पॉइंट पे है। और कृषि हमारे, अगर आप किसी भी बड़े यहाँ पर जानकार हैं, आदरणीय सतपाल जी, हमारे शीतपाल जी, और हमारे आम आदमी पार्टी और भाजपा के बड़े विद्वत प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जो कृषि क्षेत्र में जो विकास का अगर हम बात करें तो मुझे लगता है, क्योंकि उत्तराखंड के जो जमीनें हैं वो बंजर पड़ी हुई, ठीक है, गाँव में खेत खलिहान बंजर पड़े हुए हैं, अगर उसकी ओर दृष्टि डाली जाए तो कृषि बिल्कुल यानी यही बात ना, यही आप कहना चाहते हैं ना कि इस क्षेत्र में भी काम हो अगर, तो कहीं ना कहीं बड़ा फायदा राजस्व को हम पहुंचा सकते हैं, जिससे जीडीपी दोगुनी करने में फायदा मिलेगा। जो बात इनकी ओर से कही गई है, जो मिशन है उनका, उसको पूरा कर पाने में मदद मिलेगी। ठीक है, रविंद्र जी के पास चलते हैं। रविंद्र जी, अभी आपने सुना मनोज ध्यानी जी ने एक बड़ी अच्छी सलाह भी दी, हम कह सकते हैं इसको आप ले सकते हैं, क्योंकि आपका ही सपना है कि जीडीपी को 5 सालों में दोगुना करना है। फिलहाल जो हालत है उत्तराखंड की, मुझे लगता है वो किसी से छिपी नहीं है। आप भी मानते हैं कि ऊर्जा प्रदेश तक कहलाता है, लेकिन हालत क्या है बिजली विभाग की वो भी छिपी नहीं है। खैर, आप बताइए, यहां पर जितने भी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता हैं सभी कह रहे हैं कि आपने एक मिशन तो ले लिया है, लेकिन इस मिशन के लिए ठीक विजन नहीं है आपके पास। और सबसे बड़ी बात, अर्थशास्त्री जी ने भी जो कहा कि कृषि को जोड़ लीजिए आप कनेक्टिविटी के साथ में, और साथ ही साथ जो पर्यटन स्थलों का आपका पहले से प्लान है उसको भी जोड़ लीजिए। लेकिन सवाल तो ये ना कि कितने भी सलाह आपको मिल जाए, कितने भी सुझाव आपको मिल जाए, अगर भ्रष्टाचार रहेगा सभी चीजों में तो कैसे काम होगा? इस भ्रष्टाचार से कैसे निपटेंगे आप? क्योंकि ये तो आपके अपने लोगों की जो कमी है, हम कह सकते हैं वही है। कैसे इससे बचेंगे आप? जी, आप ध्यानी जी ने जो भी बात कही है वो बड़ी तर्कपूर्ण बातें कही है, और बड़ा अच्छा आंकड़ा उन्होंने दिया है। कई सारी जानकारियां आज हमें भी इनके माध्यम से मिली है।
लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से बताया, देखिए सर्विस सेक्टर का, जिसकी ओर लगातार युवा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार इस ओर प्रयास में है कि सर्विस सेक्टर में अभी बहुत बूम आना बाकी है और इसको लेके लगातार इस पे प्रयास भी है कि किस तरीके से इसको इस राज्य में उकेरा जाए, उभारा जाए। और रही जहां तक ऊर्जा प्रदेश की, तो आप ये देखिए कि कम से कम आप ये सभी सार्वजनिक उसमें है कि जो बांध योजना है, पंचेश्वर बांध परियोजना, जयशंकर से हमारे सतपाल महाराज जी मिलके आए, नेपाल भारत बॉर्डर पर जो है एक बड़ी लागत का बांध बनाने की परियोजना के ऊपर काम किया जाए। तो ऐसे तमाम योजनाएं करीब साल एक बांध परियोजना को यहाँ पे डाक कर किस प्रकार से उसको बाधित रखा गया, उसका दोबारा से उस पर काम शुरू हो गया। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से लेकिन देखिए ये प्रदेश मेरी बात पूरी, ये प्रदेश ऊर्जा का प्रदेश तो बनेगा ही बनेगा। हम ऊर्जा हमारे पास इतनी होगी कि हम इसे और राज्यों को भी बेच सकेंगे, जिससे कि हमारे पास धन की या ये समझिए राजस्व की कमी नहीं आने वाली। और रही बात कनेक्टिविटी की, कनेक्टिविटी लगातार देखिए 2014 के बाद से इस ओर प्रयास शुरू हुए कि इस सड़कों को, यहाँ की पहाड़ की सड़कों को जो है 4 लेन होना चाहिए, कम से कम इतनी चौड़ाई होनी चाहिए कि जिससे कि जो हमारे, क्योंकि देखिए इस प्रदेश में एक सबसे बड़ी चीज आप ये समझिए, यहाँ पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और पर्यटन स्थल यहाँ सबसे बड़ा राजस्व का आधार है। बिल्कुल, देखिए यही तो बात है ना कि प्रकृति ने आपको खूब सारी अहम चीजों से नवाजा है, लेकिन आप उसका ठीक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। प्राकृतिक तौर पर उत्तराखंड में कितनी सारी अहम चीजें हैं जो बाकी के प्रदेशों में नहीं है, लेकिन उनका इस्तेमाल भी तो प्रदेश ठीक से नहीं कर पा रहा है। पर्यटन स्थल कोई ले लीजिए, सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल आपके पास है, लेकिन वहां पर स्थितियां कैसी हैं? अब जब आपके कर्ज से आप डूब गए, तब आपको ये बात ध्यान आती है कि पर्यटन स्थलों को हम सुधार लें, कनेक्टिविटी को हम बढ़ा लें, 4 धाम यात्रा में हम और क्या बेहतरी ले आएं, क्योंकि ये सब सोर्स ऑफ इनकम है आपके प्रदेश के। फिर इन पर ही काम नहीं होगा तो कैसे काम होगा? कर्ज की बात आ रही है, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, मनोज जानी जी अर्थशास्त्री बैठे हैं इस प्रदेश में। अभी जो भी कर्जा लिया जा रहा है वो विकास मॉडल के तहत लिया जा रहा है, उस पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि डंप एसेट में जा रहा हो। आज की डेट में वो सारा विकास कार्यों में लग रहा है, वो जो ब्याज सही इसी प्रदेश के लोगों के लिए वापिस आने वाला है। तो सरकार को थोड़ा सा कि कर्ज जो है वो विकास को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। ठीक है, यानी आपका जो विजन है वो भी क्लियर है, मिशन है वो भी क्लियर है, लेकिन ये रास्ते में कहाँ भटक जाए इसको लेकर लगातार सवाल लोग उठा रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, वैसे एक सवाल मैं और आपसे करना चाहती थी, लेकिन अभी और मेहमान है, उनसे एक बार प्रतिक्रिया लेंगे। कांग्रेस से शिशपाल जी हैं। शिशपाल जी, अभी यूकेडी से थपलियाल साहब ने कहा कि प्रदेश की राजधानी तक स्थिर नहीं है और ऐसे प्रदेश का विकास कैसे होगा? मिशन बड़े, विजन भी बड़ा, सपने भी बड़े, लेकिन पूरा करने के लिए मेहनत अगर छोटी होगी तो कैसे पूरे होंगे सपने? गरिमा जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब नारों की बात करती है तो ये बड़े बड़े जो है लोग लुभावन नारे देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब धरातल पर बातों को उतारने की आती है तो ये गायब हो जाते हैं। आज ये मैं बताना चाहता हूँ गरिमा जी कि मनोज झानी जी ने विस्तृत जो आंकड़े रखे, इन्होंने 2005 से 12 के दौरान राज्य की ग्रोथ की बात करी, लेकिन वो ठीक है, उसमें एनटी तिवारी जी का, खंडूरी जी का भी योगदान रहा। हम क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, किसी के योगदान को नकारेंगे नहीं, लेकिन एनडी तिवारी जी ने जो इस राज्य के जो अवस्थापना की और नियोजन की जो नींव रखी, सिडकुल उस समय देहरादून में बना, हरिद्वार में बना, उधम सिंह नगर में सिडकुल की स्थापना रखी, जिसमें इस राज्य के नौजवानों को, महिलाओं को बड़ी भारी मात्रा में जो है रोजगार मिला और आज जो इस राज्य का एक विकास मॉडल जो कहते हैं वो रहा। और उस समय जो नेशनल हाईवे का जो तमाम काम देहरादून के अंदर ही आप जाएंगे, कैनाल रोड का मामला हो, चाहे तमाम जो है डेवलपमेंट के काम और बड़ा विजन इस राज्य के अंदर जो है तिवारी जी ने रखा। दूसरा, चाहे आप देखिए पछुआ दून में जाइए, चाहे आप पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी हो, चाहे गढ़वाल में घुड़दौरी यूनिवर्सिटी हो, चाहे द्वाराहाट में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे टिहरी में हो, सभी एनटी तिवारी जी के दौर में एक बड़ा
और उसमें जीडी का बड़ा योगदान रहा दृष्टि का। मैं ये सारी बात गरिमा जी केवल इसलिए कह रहा हूं कि 2000 से 2017 में इस राज्य पर केवल कर्ज जो था वो इतने सारे विकास कार्य करने के बाद इस राज्य की जो नींव रखने के दौरान भी 35,000 करोड़ रुपए था। और 17 से 5 सालों में जैसे ये कह रहे थे, ऐसा क्या इन्होंने कमाल इस प्रदेश में कर दिया, ये कहां वो विकास आप और मैं भी खोजने के लिए चलते हैं कि जो है कर्ज बढ़ के 70,000 करोड़ रुपया हो गया। और जो आज कुल देनदारियां इस राज्य की हैं कर्ज से ही 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा की है। तो आप बताइए गरिमा जी, इस प्रकार का इनका दृष्टि है, इस प्रकार की इनकी दृष्टि हुई, इस प्रकार की इनकी रीति नीति है, तो सवाल उठने लाजमी है। आज कनेक्टिविटी की बात है, राज्य के अंदर इस समय आप पता करें 500 से ज्यादा सड़कें आज जो है कनेक्टिविटी से कटी हुई हैं, जगह जगह टूटी हुई हैं। और मैंने पहली बार जो फर्स्ट टाइम बोला उस समय कहा कि ऑल वेदर रोड का ही हाल जगह जगह से बुरा है, जिसको ये कहते हैं कि साहब हमने बहुत बड़ा विकास और पता नहीं क्या कर दिया। क्योंकि ये सब इसलिए हो रहा है गरिमा जी कि भ्रष्टाचार की मैं पुनः बात करूंगा, ये जगह जगह, क्योंकि बाहर की आज यहाँ लोकल की कंपनियां नहीं काम करी, कोई उत्तराखंड का ठेकेदार काम ही नहीं कर रहा उत्तराखंड के अंदर, सब गुजरात से लाके इन्होंने ठेकेदार बिठा दिए हैं। तो ये भ्रष्टाचार के कारण। और दूसरा देखिए, जीडीपी डबल तब होगी ना जब ये पर्यटन पे, सोलर ऊर्जा पे, हॉर्टिकल्चर पे, फ्लोरिकल्चर पे, फार्मास्यूटिकल पे, ऑटोमोबाइल पे, हर्बल पे, साहसिक पर्यटन पे और उत्तराखंड के जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने पे, लोग उद्योगों पे ध्यान देंगे। तो सरकार का इन सब चीजों पे जब ध्यान ही नहीं है, इनका विजन ही नहीं है, इनका विजन तो आप देख रहे हैं केवल अडानी और अंबानी के लिए। लेकिन वैसे शिषपाल जी, ठीक है, आप सरकार पर लाख हमला बोल रहे हैं, ठीक है, मैंने भी शुरुआत उन्हीं से की थी और हमेशा सत्ता पक्ष के लोगों से मैं ज्यादा सवाल करती हूँ। लेकिन देखिए, सवाल ये भी उठता है ना कि ऐसा नहीं है कि जीडीपी एक दिन में उत्तराखंड की गिर गई है, जीडीपी गिरते गिरते यहाँ तक पहुंची है। और आपके कार्यकाल में कितना काम होता है जीडीपी के लिए, ये भी किसी से छिपा नहीं है ना। अगर बीजेपी आज ये सोच रही है कि चले ठीक है, कम से कम उन्होंने सपने को देखा, तो वो इस राह पर आगे बढ़ रहे हैं, वो प्लान सक्सेसफुल होगा नहीं होगा उसके पहले से अगर कांग्रेस पार्टी उस पर सवाल उठाएगी तो मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा है प्रदेश को आगे बढ़ाने का। सवाल नहीं उठा रहे, हम केवल बात कर रहे हैं कि एक ईमानदारी से काम करें और इन सेक्टरों पर काम करें, तो तब जाके होगा ना। ये उत्तराखंड के जंगल जमीन के तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सवाल उन पर काम करें। ठीक है, करेंगे नहीं थपलियाल साहब, ठीक है, यानी आप चाहते हैं ना कि इन चीजों को काम करके प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है शिषपाल जी, ठीक है। थपलियाल साहब, आप बताइए, अभी आपने सुना यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कुछ सुझाव हम दे रहे हैं, इन पर काम किया जाए। मनोज डैनी जी ने बड़ी अहम बातें बताई, मुझे लगता है काफी अच्छे आंकड़े उनकी ओर से पेश किए गए। क्या आप भी सहमत हैं इन आंकड़ों से कि अगर इन क्षेत्रों में, क्योंकि कृषि को लेकर उन्होंने काफी अहम बातें कही, कृषि को अमूमन हम नहीं सुनते हैं, उत्तराखंड की जब बात होती है तो लोग पर्यटन स्थलों पर ही सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, हालांकि प्राकृतिक तौर पर बहुत नवाजा गया है उत्तराखंड को, इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ अब तक, कहां पीछे रह गए? और अब जब सुझाव सामने आ रहे हैं खुलकर, क्या आप समझेगी सरकार? हमारी कृषि उत्तराखंड में बहुत मजबूत स्थिति में है। जो उधम सिंह नगर जो तराई क्षेत्र है, ये यूक्रेन तक, जो मतलब विदेशों में भी इसका अनाज सप्लाई करता है। बहुत बड़ा ताकत है हमारी कृषि की तराई क्षेत्र के कारण। जहां तक मैं अभी जो आंकड़े बताए कि तिवारी जी के टाइम पे, उनके खंडूरी जी के टाइम पे जो यहाँ पे बढ़ावा हुआ इकोनॉमी को फ्लोरिश की, उसका कारण था अटल बिहारी वाजपेयी की वो सोच, जिस सोच के तहत इंडस्ट्रियल पैकेज हमारे राज्य को मिला। और जब राज्य को मिला तो पूरे देश की जो इंडस्ट्री थी वो यहाँ भागी एक्साइज की छूट पाने के लिए, और उसके कारण यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल पैकेज हमारा 2020 तक अभी तक जाना था, 21 तक भी जाना था, उसको कत्ल किया हरीश रावत ने। हरीश रावत केंद्र में मंत्री था और उस समय कांग्रेस की सरकार ने 2010 में हमारा इंडस्ट्रियल पैकेज खत्म किया पंजाब के प्रेशर पे। मैं देखिएगा, अगर जब इंडस्ट्रियल पैकेज खत्म हुआ तो यहाँ से इंडस्ट्री धीरे धीरे भागने लगी। थैंक गॉड टू प्रकाश पंत, जो स्वर्गीय प्रकाश पंत ने अपनी, मैं इसका बहुत विश्लेषण यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा कि किस तरह से उन्होंने इंडस्ट्रियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रकाश पंत का विजन प्रकाश पंत के साथ दफन हो गया। और उसके बाद जो हमारे राज्य की स्थिति है वो बद से बदतर हो रही है। कोई भगवान भी आ जाए, अब इसको अपने पांव में नहीं खड़ा कर सकता। इसके बहुत से पहाड़ जंगल
जंगली जानवरों की चपेट में आ चुका है। आज हम खेत खलियान छोड़ने के लिए मजबूर हैं। हम दोबारा अपने खेत खलियानों में नहीं जा सकते। इतना प्रभाव जंगली जानवरों का हो चुका है और उन जंगली जानवरों का कोई तोड़ नेताओं के पास है ही नहीं। ठीक है, यानी कमी शुरू से रही है थपलियाल साहब, यानी कमी शुरू से रही है जिसके चलते अब चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, आप सबको यहाँ पर रुकना पड़ रहा है माफी के साथ में, वक्त की कमी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, हम यही चाहते हैं कि 2030 का जो विजन है वो पूरा हो जाए। प्रधानमंत्री ने एक मिशन देखा है और सीएम धामी किस विजन पर चलकर उस मिशन को पूरा करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा और किस हद तक देवभूमि में विकास की बयार बहेगी। फिलहाल देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही। आप बन रहे के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। वहां से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? लक्ष्य, तुम बताओ। हाँ मैम, क्या बताऊं? अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सब कहते हैं ध्यान दो, टीचर कहती क्लास में ध्यान दो, गाना गाती हूँ तो सुर पे ध्यान दो, क्रिकेट खेलता हूँ तो बॉल पे ध्यान दो, मम्मी कहते हैं खाने पे ध्यान दो, पापा कहते हैं उनकी बात पर ध्यान दो। ध्यान ध्यान ध्यान, सुनते सुनते पक गए कान, पर किसी ने ना कराई ध्यान देने से पहचान। फिर हमारे सरकारी स्कूलों में आया हैप्पीनेस करिकुलम, जिसने सिखाया ध्यान लगाने के गुण। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नज़दीकी स्कूल में आएं और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सावन का महीना शुरू होते ही केसरिया कपड़े पहने गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने लाखों की तादाद में कांवड़िए अपने अपने घरों से निकल पड़ते।